देश की जीडीपी में बीते 10 साल में दोगुने का इजाफा हुआ है। 2015 में भारत 2.1 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी थी, जो कि 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गया है। इस तरह से जीडीपी में 105% का तेज इजाफा हुआ। यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे जबरदस्त प्रदर्शन है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट कर दें तो भारत की इकॉनमी 77 यानी 77% की ग्रोथ दिखा रही है। मेरा सवाल आपसे है सर कि बीते 10 साल में देश की इकॉनमी का साइज दोगुना हो गया, ये क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है सर? देखिए, ये पहली चीज़ जो आईएमएफ के जो आंकड़े हैं वो चीज़ ये बता रहे हैं कि जो सरकार के एक तरह से जो स्टेप उठाए गए हैं मोदी सरकार के पिछले 10 साल में, उनको एक तरह से विंडिकेट करते हैं, उनको एक तरीके से सपोर्ट करते हैं कि सरकार का आर्थिक मोर्चे पर जो कामकाज है वो इस तरह का रहा है जहाँ पे कि आप महज 10 साल में अपनी जीडीपी को डबल करने में सफल हुए हैं। 2.1 ट्रिलियन डॉलर से 4.3 ट्रिलियन डॉलर की 105% की ग्रोथ दिखी है। इसी के संदर्भ में अगर आप चीन की या अमेरिका की देखेंगे तो चीन ने इसी पूरे 10 साल के पीरियड में 2015 से 25 के बीच में 74% की ग्रोथ हासिल की है। 11.5 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकॉनमी थी, जो अब 19 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो गई है जी। इसी तरह से अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो 23.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकॉनमी थी और 30 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई, लगभग 28% की वहाँ ग्रोथ है। तो तीन बड़ी अगर आप मेजर इकॉनमीज में देख लीजिए तो इंडिया उसमें अपनी सबसे तेज ग्रोथ को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जबरदस्त कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, केपेक्स, हैवी केपेक्स लगातार सरकार ने जो साल दर साल जारी किया है जी, उसके जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है वो मदद देता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस लोगों की कमाई उस दौरान बढ़ी है और इकॉनमी का पहिया चला है, ये इस बात को दिखा रहा है। सर, गुडी न्यूज़ भी आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर हैं बिल गेट्स, जो दुनिया के 11वें सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने भी भारत को लेकर बहुत बड़ा जो बुलिश जो बयान है वो दिया है। कहा है कि 2047 तक देश का विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना न केवल भारत को बदल देगा बल्कि दुनिया पर भी इसका सकारात्मक यानी पॉजिटिव इफेक्ट जो है पड़ेगा। उन्होंने बताया कि फैक्ट ये है कि भारत में हेल्थ और एजुकेशन जैसे प्रमुख सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई, इससे बहुत सकारात्मक गतिशीलता जो है वो पैदा हुई है। ये भी एक प्लस पॉइंट है सर, जो बताता है कि हमारा जो इंडियन का ग्रोथ के जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत शानदार है। लेकिन इसके उलट अब बात कर लेते हैं सर सौरभ मुखर्जी। इसमें जापान, जैसे आईएमएफ की भी जो रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया है कि जापान को हम इसी साल ओवरटेक कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और 2027 में हम जर्मनी को सरपास कर जाएंगे इकोनॉमिक अपना जीडीपी के मामले में। ठीक है, लेकिन सर ये तो हुई गुड बात, अच्छी बात, लेकिन सौरभ मुखर्जी साहब जो फाउंडर हैं और सीईओ हैं मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के, इन्होंने कहा कि देश की आबादी 140 करोड़ सर, उसमें प्रमुख लोग अगर मान लिया जाए तो इंडियन मिडिल क्लास है। वो कह रहे हैं कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेन से गुजर रहे हैं और उसके पीछे उन्होंने कहा है 3 कारण। क्या कारण है भाई? पहला कारण है स्टैग्नेंट अर्निंग, दूसरा है ऑटोमेशन ड्रिवन ग्रोथ जॉब्स, ठीक है, तीसरा है ऑनगोइंग इकोनॉमिक स्लोडाउन। सर, सौरभ मुखर्जी साहब तो बड़े वायरल आदमी हैं शेयर मार्केट की दुनिया में, इकोनॉमी की दुनिया में, उनको बहुत लोग सुनना चाहते हैं। वो अगर ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ की जो आबादी है मिडिल क्लास, उसकी अगर औसतन अगर मान लीजिए सैलरी देखिए या वेतन देखिए, वो 10 से 10.5 लाख रुपए के आसपास है और ये स्थिर है बीते 10 साल से। इन्फ्लेशन उनको जो है, जो बात आती है ना सर कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं, उनकी सैलरी को वो खा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप सर इस पूरे? नहीं, यही एक अंतर विरोध है जिसका जिक्र हम लोग जब अभी बैठे थे न्यूज़ रूम में तब डिस्कस कर रहे थे। यही एक बड़ा अंतर विरोध है जहां आपकी जीडीपी का साइज तो 10 साल में दोगुना हो जा रहा है, 2 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर को पास कर जा रहा है जी, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो क्राइसिस का सामना कर रहा है। ये बात पिछले कुछ सालों में बार बार निकल कर सामने आई है, चाहे कोविड का पीरियड हो या उससे पहले का, कि क्या देश का मिडिल क्लास ग्रो कर पा रहा है, बढ़ पा रहा है, जो उसकी एस्पिरेशंस हैं क्या वो उसको उस तरह से पूरा कर पा रहा है। अब जो सौरभ मुखर्जी ने बात कही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि जो देश का मिडिल क्लास है वो बेसिकली बढ़ नहीं रहा। और मुझे जो याद आ रहा है, एक और रिपोर्ट अभी हाल में आई थी जी, मिडिल क्लास जो है वो स्टैग्नेंट है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। हो ये रहा है कि अमीर तबका ऊपर अमीर हो रहा है, गरीब तबका
को सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। लेकिन मिडिल क्लास आप एक ही रैखिक जो सीधी सरल रेखा है उसमें वो बना हुआ है, उसके ना कमाई में, जैसे कि आपने बताया कि ग्रोथ नहीं हो रही। ये बिल्कुल सही बात है कि जो मिडिल क्लास है वो 10.5 लाख रुपए की, जैसे सौरभ मुखर्जी ने बात कही, पिछले 10 साल से तकरीबन उसकी जो कमाई है वो 10.5 लाख रुपए के आसपास है। वहां कोई इजाफा नहीं हो रहा है। जो जॉब्स हैं वहां पे सैलरीज की इंक्रीमेंट नहीं हो रहे, कमाई स्थिर है, खर्चे साल दर साल बढ़े हुए हैं, महंगाई साल दर साल बढ़ी हुई है। और उस हिसाब से अगर आप महंगाई से एडजस्ट करने पे आएंगे तो उनकी जो इनकम है या अर्निंग्स है वो आधी घटकर रह गई है। तो ये देश की मिडिल क्लास की जो क्राइसिस है उसको दर्शा रही है, उसको दर्शा भी रहा है और ये भी बता रहा है कि किस तरह से सरकार उसको लेके पिछले 10 सालों में 12 सालों में उसको लेके एक उदासीनता का भाव सरकारों में नजर आया है। अब जब आके इस साल का जो बजट है उसमें पहली बार ऐसा कुछ ऐलान किया गया है जिससे एक राहत का रिवाइवल दिखाई दे रहा है, जहां पर आपने 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। लेकिन अभी भी जो फिर वही बात है कि शंकर शर्मा की बात करें तो वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के जैसी राहत है, जहां पे कि आपको बड़े नुकसान स्टॉक मार्केट्स में हुए हैं, जहां आप महंगाई का दंश झेल रहे हैं, जहां पे कि आपको भारी जीएसटी चुकाना पड़ रहा है, चाहे आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, चाहे आप संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या आप चाय बिस्किट कुछ भी खरीद रहे हैं। इनकी अगर जो बात को अगर मैं गंभीरता से लूँ सर, ये कह रहे हैं कि लोग बेहतर लाइफ जीना तो चाहते हैं लेकिन इन्फ्लेशन के चलते मिडिल क्लास पर लोन का बोझ है, कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है मिडिल क्लास, ये इनका कहना है। और इसमें इन 2 आंकड़े और मैं जोड़ूं, जब भी मैं चर्चा करता हूं सर, आप क्रेडिट कार्ड का हिस्ट्री निकाल कर देखिए, किसके पास सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है। 10-10 हज़ार के लोन्स को लेना हो, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना हो, और तमाम तरह के जो बैंकिंग और एनबीएफसीज के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सिचुएशन तो आपके सामने खुली किताब जैसा है सर। कैसे देख रहे हैं इस नहीं, बातों को? ये बिल्कुल बात सही है। आप किसी भी टियर 2 तक के भी मेट्रो मतलब जो है शहर हैं वहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी फ्लैट या जो भी हाउसिंग यूनिट्स हैं उनकी जो बिक्री है वो लोन बेस्ड है। बड़े पैमाने पर लोगों को घर अगर खरीदना है, जो कि आपकी एक बेसिक नेसेसिटी है कि आपके पास अपना घर हो वहाँ पर, और जब आप काम काज करने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहाँ पर आप अगर अपना घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको लोन लेना पड़ता है जी। उस लोन को चुकाने में आपका लंबा वक्त जाता है। फिर जब सैलरीज स्टैग्नेंट है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो आप पर क्रेडिट कार्ड और दूसरे कर्जे लगातार पाइलअप होते जाते हैं। और वही बात निकल कर सामने आ जाती है कि जो कर्ज का बोझ बना हुआ है, सैलरीज या अर्निंग्स बढ़ नहीं रही हैं और इन्फ्लेशन लगातार ऊपर बना हुआ है। तो जो मिडिल क्लास की क्राइसिस है इस वक्त, वो देश की जो एक के शेप की रिकवरी है बेसिकली, उसको भी बार बार फिर वही दर्शाती है कि क्या हम एक के शेप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, क्या प्रीमियम प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ रही है, लग्जरी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ रही है, और जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं। देखिए, हमने जो स्लो डाउन देखा कंजम्पशन का, वो स्लो डाउन हमने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे देखा, वो हमने मोटर साइकिलों पे देखा, स्कूटरों पे देखा और कारों पे देखा, सस्ती 9-10 लाख तक की गाड़ियों पे देखा। महंगी कारें, महंगे प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स की सेल जो प्रीमियम क्लास है या जो अमीर तबका है वहां पर वो लगातार जारी है। सर, फ्लैट्स की बिक्री का आप आंकड़ा बता रहे थे, अब तो बिल्डर्स ने तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी को खत्म कर दिया है। बिल्डर अब ये कहने लगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में आप 50 लाख से ऊपर की संपत्ति को मानिए। 50 लाख तक की प्रॉपर्टी या फ्लैट या हाउस को वो अब ये नहीं कह रहे कि ये 50 लाख तक को, वो कह रहे हैं कि इसको थ्रेशोल्ड को या बढ़ा के 50 लाख कर दो। इससे पता चलता है कि जबकि एवरेज अगर आप सैलरी देख लेंगे तो 6-7-8 लाख रुपए सालाना की एवरेज सैलरी निकल के आएगी। जो 20 लाख कमाने वाले हैं वो शायद 2-3% होंगे लोग जिनकी सैलरी 20 लाख रुपए के आसपास होगी। तो ये तो एक ऑटोमेशन की भी इन्होंने बात की, कहा कि पहले बैंक्स थे, बैंक्स को रिप्लेस किया किसने? ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स ने, एटीएम, और एटीएम के बाद अब बॉट्स आ जाएगा। इसके बाद तो आप समझिए कि जो डिसरप्शन की बात कर रहे हैं जॉब मार्केट में, वो पहला कह रहे हैं कि सबसे पहला हिट आएगा मैन्युफैक्चरिंग में और दूसरा व्हाइट कॉलर जॉब्स में। तो यहाँ भी सर जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले जो लोग हैं या फॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वहाँ भी अगर ये हिट, बिल्कुल, ये जो एआई का खतरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स,
ये जो एआई का खतरा है, ये उन्होंने कहा है कि ये जॉब लॉसेस का सबसे बड़ा सबब बन सकता है और एक डिस्ट्रेस को बढ़ाने वाली चीज बन सकता है। और तीसरी और आखिरी बात जो उन्होंने बड़ी कही है वो कही है साइक्लिकल स्लो डाउन। जी, क्या हम एक साइक्लिकल स्लो डाउन का शिकार हो रहे हैं? क्या मामला ये मतलब साइक्लिकल स्लो डाउन, क्या आप एक पीक पर पहुंचे, अब एक साइकिल आपको सामना करना पड़ेगा स्लो डाउन का। बहुत सारा, एक यूबीएस की रिपोर्ट आई थी कुछ वक्त पहले जिसमें यह कहा गया था कि इंडिया साइक्लिकल स्लो डाउन नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल स्लो डाउन का शिकार है। साइक्लिकल स्लो डाउन का मतलब हो गया कि आप कुछ वक्त बाद उसके बाद आप ग्रोथ के रास्ते पे आ जाते हैं। अच्छा, और स्ट्रक्चरल का मतलब? स्ट्रक्चरल का मतलब कि आपकी पॉलिसीज, आपकी नीतियों में इस तरह की चीजें हैं जहां पे कि आप एक लंबे वक्त के लिए स्लो डाउन में जा सकते हैं, जब तक वो जैसे उसके आप कारण जैसे आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देख लीजिए जहां पे कि इस तरह की एक आर्थिक अव्यवस्था है, वहां की नीतियों, वहां के करप्शन, डीप रूटेड करप्शन इनकी वजह से ऐसी हैं कि जो देश अपनी उससे उबर नहीं पा रहे हैं। चाहे अर्जेंटीना हो, अर्जेंटीना ने जिस तरह से रिवाइवल किया है। ठीक है सर, बट साइक्लिकल स्लो डाउन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने जीडीपी ग्रोथ की अभी बात की, $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन की डबल जो ग्रोथ हमने दर्ज की, उसमें क्या भारत एक साइक्लिकल स्लो डाउन का शिकार हो रहा है? और उसकी बड़ी वजह जो मिडिल क्लास का कंजम्पशन का रुकना है, थमना है, क्या वो बन रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसपे कि जो अभी के प्रयास हैं सरकार के, चाहे जीएसटी को लेके हो, जीएसटी में चूंकि अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया, कहीं रेट रेशनलाइजेशन नहीं हुआ, कह रहे हैं कि इंश्योरेंस में 5% का लेके आएंगे, प्लस इनपुट क्रेडिट का भी फायदा देंगे। बट ओवरऑल सरकार को इस मोर्चे पर, मिडिल क्लास के मोर्चे पर अभी बड़े कदम उठाने की और रिफॉर्म करने की जरूरत है सर। आप और इसमें लास्ट बात मैं कहूंगा, इसमें सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है वो करप्शन का भी है। जिस तरह से करप्शन डीपली, लाल फीता पूरा का पूरा करप्शन जिस तरह से पूरी की पूरी जड़ों में समाया हुआ है, उसने भी देश की जो कल ही मैं सर यूपी की खबर देख रहा था, एक आईएएस हैं, रेड मारी गई, 700 बीघा जमीन मिला है उनके पास से, 700 बीघा जमीन। नहीं, रेड उनके नहीं पड़ी, लेकिन हाँ ये है कि उनको सस्पेंड किया गया है सरकार के द्वारा और उनपे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, बात कह रहे हैं सर, बिल्कुल वो पूरा तहसील और गांव के स्तर तक पहुंचा हुआ है। एक आईएएस ऑफिसर के पास 700 बीघा जमीन दर्शाता है कि देश की जो हालत है सर वो कैसी है ब्यूरोक्रेसी लेवल पर। बिल्कुल, रेड टेपिज्म आप कहिए, पॉलिसी पैरालिसिस कहिए, ये सब तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सर एक और, सौरभ मुखर्जिया साहब की एक और बात है सर कि लॉन्ग टर्म चैलेंजेस जो है वो कह रहे हैं कि अभी भी रिमेन रह सकते हैं, मानी जारी रह सकते हैं। इस पर अगर आप कुछ ऐड नहीं, लॉन्ग टर्म, बिल्कुल लॉन्ग टर्म है, क्योंकि पॉलिसी के लेवल पे रिफॉर्म उस तरह से नहीं हो रहे जहां पे कि आप चाहे जो नौकरशाही की बात हो, जिसमें एक बात और बता दूं, अभी हमने पिछले मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था कि पीएलआई को 14 सेक्टरों के आगे सरकार बढ़ाने नहीं जा रही। 23 अरब का नुकसान है। हाँ, रॉयटर्स की रिपोर्ट थी। क्यों नहीं बढ़ाने जा रही? जिसमें एक्सपर्ट और जानकार ये कह रहे हैं कि जो लाल फीताशाही है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। 65% का गैप था ना सर, 65% का गैप, 37% का जो है, 37% का ही टारगेट अचीव किया गया। बिल्कुल, जो प्रोडक्शन का टारगेट का तो डेंट है सर, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपका जो पॉलिसी टारगेट है उसमें पूरा नहीं हो रहा है।